गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो उनकी गायनी है या उनकी गायनीज उनको रिकमेंड करें कि उनको कैसे ब्रश करना है, कैसे अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, या तो उनको डेंटिस्ट को भेजें और वो उनको पर्याप्त स्केलिंग वगैरह करके ओरल प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि उस टाइम पे हम चौथे से छठे महीने पे गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन ज्यादातर करते हैं उनको कैंसर होने की चांसेस, लंग का कैंसर तो होता ही होता है, जो कि स्मोकिंग फॉर्म ऑफ यूज करते हैं। जो स्मोकलेस यूज करते हैं उनमें ओरल कैंसर की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको सभी डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही करना है, सुबह और शाम। और ब्रश करने का सही तरीका होता है, या किसी को तंबाकू के कारण क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो हम तंबाकू का पानी जो होता है मुंह में कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग तंबाकू रख के खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे दांत मोस्ट ऑफ द चांसेस होती हैं कि दांत खराब हो जाते हैं और ओरल हाइजीन हमारी बहुत ही खराब हो जाती है। अब किसी पिक्चर में आप देखते हैं कि कोई एक्टर अगर स्मोकिंग करता हुआ देखा गया तो सामने वाला बंदा भी सोचता है कि हम ऐसे करेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे। तो इस तरह से युवाओं के बीच में लोगों को मतलब क्या उनके दिमाग में सारी चीजें फीड करी जा रही है, एक तरह से फैशनेबल ट्रेंड बना दिया है। ओरल हाइजीन आखिर एक इंडिविजुअल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की डॉक्टर खुशबू आरिफ मैम। ग्राउंड ज़ीरो भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हम अगर ओरल हाइजीन की बात करें तो ओरल हाइजीन हम बोलते हैं एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, यानी कि अगर आपका मुंह स्वच्छ रहेगा तो आपकी जनरल हेल्थ, जो ओवरऑल हेल्थ है, वो उसको भी इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि अगर हमारे दांत में कीड़े लगे हैं, 32 दांत हैं, ठीक है, खाने चबाने के लिए वही दांत इस्तेमाल होते हैं, अगर वो उनमें जो भी खराबी हो जाती है उसकी वजह से हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरियाज होते हैं। एक तो डेंटल केरीज कॉज करता है सबसे बड़ी बात, और लोग वो सड़े हुए दांत लेके मुंह में रखे रहते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं या डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी हार्ट में पहुंच जाता है, कभी कभी वो लीवर को या लंग्स को भी ख़राब करता है, तो जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का हेल्थ वो ख़राब डिटोरिएट होता है, जिसको कहते हैं ख़राब होने लगती है। बाकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको सभी डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही करना है, सुबह और शाम। और ब्रश करने का सही तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रश को एकदम से जो हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश होते हैं, यानी कि जो सख्त होते हैं, उससे नहीं करना होता है, बहुत ही सॉफ्ट वाला ब्रश इस्तेमाल करना होता है और उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हुए, आगे पीछे घुमाते हुए हर दांत के हर सरफेस को साफ़ करना होता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके थ्रू हम सही ओरल हाइजीन के बारे में जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है, वो लोगों तक पहुँचे और लोग अपने मुंह का अच्छे से ध्यान रखें और ब्रश करें। ठीक है। गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी हो जाता है? गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जब लोग प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, उसके पहले से तीसरे महीने के बाद से क्या होता है, जिंजाइवल, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें खून का आना या मुंह से बदबू का आना शुरू हो जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो उनकी गायनी है या उनकी गायनीज उनको रिकमेंड करें कि उनको कैसे ब्रश करना है, कैसे अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, या तो उनको डेंटिस्ट को भेजें और वो उनको पर्याप्त स्केलिंग वगैरह करके ओरल प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि उस टाइम पे हम चौथे से छठे महीने पे गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जबकि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में होते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है जो कि प्रेगनेंसी के समय आम तौर पे गर्भवती महिलाओं को होती ही है, तो उस वक्त वो अपने जनरल हेल्थ पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो ओरल हेल्थ है उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो फीटस में हैं उनके भी दांत खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त हम अपने दांतों का अवशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो उनके ओरल हाइजीन को मेंटेन बरकरार रखने के लिए क्या कुछ टेक्निक इस्तेमाल की जाए? जो तमाम गार्जियंस हैं उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं, सबसे पहले जब वो बॉर्न होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम उनको फीड कराते हैं, मिल्क वगैरह देते हैं। तो उसकी वजह सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, वो उस वहाँ पे एक्युमुलेट होते हैं। तो हमें चाहिए, हम जो गर्भवती महिलाएँ हैं उसी वक्त से उनको ट्रेनिंग देना शुरू करें कि एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेकर उसको थोड़ा-सा पानी में डिप करके उनके जब भी फीड कराएँ उसके हर बार उनको सफाई रखनी है। उसकी जब भी उसके दाँत नहीं निकले, और जब भी 2 दाँत, जैसे ही 6 महीने का बच्चा होता है उसके दाँत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उन 2 दाँतों की भी सफाई रखनी है और प्रॉपरली उसको छोटे से ब्रश आते हैं जिनको हम फिंगर ब्रशेस कहते हैं, उस टाइप के ब्रश यूज़ करके उनको उसके दाँत को साफ रखना है। अ, अगर कोई व्यक्ति ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो ऐसे में मुंह की बीमारियों के साथ साथ और शरीर पर क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है?
देखिए, अगर सबसे ज़्यादा तो हमारे साथ, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है तंबाकू की। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और नॉर्मली भी जो लोग अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का या किसी को फ्लोरोसिस हो रखी है या किसी को तंबाकू के कारण क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो हम तंबाकू का पानी जो होता है मुंह में कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग तंबाकू रख के खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे दांत, मोस्ट ऑफ द चांसेस होती हैं कि दांत खराब हो जाते हैं और ओरल हाइजीन हमारी बहुत ही खराब हो जाती है और उसके थ्रू हमारा लीवर, लंग्स, स्टमक, किडनी सारी चीज़ों पे असर करता है। तो हमें अगर ऐसे लोगों के लिए मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि उनको प्रॉपर हम ब्रश करना, प्रॉपर माउथ वॉश यूज़ करना और उसके ब्रश के साथ साथ हमें अपनी जीभ भी साफ़ करनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी वहाँ पे ना एक्युमुलेट हो। अगर दांत साफ़ रहेंगे तो हमारा पूरा का पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कई बीमारियों से अपने आप को हम बचा पाएंगे। क्या कुछ पेट की बीमारियां होने का भी खतरा रहता है अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती? हाँ, जो भी बैक्टीरिया मुँह का होता है वो हमारे पेट के अंदर जाएगा ही जाएगा। हमारे जितने भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी वो जाके डैमेज करता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है एंडोकार्डाइटिस का, जो कि बैक्टीरिया पूरा ब्लड फ्लो से स्ट्रीम होके वहाँ तक जाता है। जो लोग तंबाकू का सेवन ज़्यादातर करते हैं उनको कैंसर होने की चांसेस, लंग का कैंसर तो होता ही होता है, जो कि स्मोकिंग फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं। जो स्मोकलेस यूज़ करते हैं उनमें ओरल कैंसर की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेट की कई सारी बीमारियां जैसे जलन होना, हर मतलब थोड़ा सा एपेटाइट लॉस होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। युवाओं में देखा गया है कि मुंह की समस्या और जो दांतों की समस्या है ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो ऐसे में इसका क्या कुछ कारण है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या को लिए जा सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारा युवा, हम लोग तंबाकू में लिप्त है, किसी न किसी प्रकार का नशा कर ही रहा है और चाहे वो चबाने के जो तंबाकू आते हैं, गुटखा है, खैनी है, तमाम तरह के स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैकोज़ आते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी, ये सब। और आजकल युवाओं में ज़्यादातर प्रवृत्ति हुक्का स्मोकिंग हो गया है, लोग शीशा, हुक्का पीते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं। तो ये सारे का सारा जो धुआँ है ये हमारे मुँह में जाता है और उनको लगता है कि वो फ़िल्टर होके आ रहा है क्योंकि फ़िल्टर सिगरेट्स हैं। या जो शीशा पी रहे हैं उनको ये मिथ है कि जो पानी शीशा स्मोकिंग या जो हुक्का होता है उसमें आता है तो वो पानी प्यूरीफाई होके आता है। तो ये सारे मिथ्स हैं उसके कारण, और लोग माउथ पीस की शेयरिंग भी करते हैं, आपस में एक दूसरे हुक्का शेयर करके पी रहे हैं। तो उससे कई सारी, जो किसी और को बीमारी है, कोई मुँह की बीमारी है, तो वो दूसरे को भी लगने की चांसेस होती हैं। फिर वो प्रॉपर अगर धुआँ मुँह के अंदर जा रहा है तो उससे हमारे न्यूट्रल हेल्थ भी ख़राब होता है, तमाम तरह की पेरिडोन्टल डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, बोन लॉस हो सकता है। तो इस तरह की कई सारी बीमारियाँ होने की संभावना 100% बनी रहती है। ओरल हाइजीन को लेके मैम, मैंने देखा है आप तमाम जगह जाती हैं, लगातार अभियान चलाती हैं, जागरूकता अभियान चलाती हैं। क्या कुछ प्रारूप रहता है और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है? देखिए, हम लोग जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उसमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम उसको एकदम ही प्रिवेंटिव फेज़ यानी कि प्राइमरी लेवल पे हम उसको रोक सकें। तो ज़्यादातर हमारे अवेयरनेस का यही होता है कि जब हम लोगों में जागरूकता फैलाएँगे ओरल हाइजीन को लेके, तो मोस्ट ऑफ द बीमारियाँ जो कि हमारे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनरल हेल्थ, किसी को पेट में दर्द होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, बट दाँत में दर्द होगा तो वो दवा लेगा दर्द की और कहेगा कि दाँत में आराम मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या प्रोग्रेशन होती है डिसीज़ की, वो उसको नहीं पता होती है और जब दाँत बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाके अपना दाँत उखड़वा लेता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, जो भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कि उनको हम इतना अवेयर कर दें एटलीस्ट वो अपने ओरल हाइजीन को अच्छा रखें और तमाम बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। और कैंसर के प्रति हम उनको अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम ओरल हाइजीन नहीं अच्छा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वही मैंने बताया ना, पान मसाला तंबाकू खाने की आदत हमारे देश में ज़्यादा है, तो लोगों को कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मरीज़, और इंडिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के मरीज़ देखने को मिलते हैं। तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, उनके ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना, रेदर देन ओरल हाइजीन को ना ले लेके सिर्फ जनरल हेल्थ के बारे में भी लोगों को उचित जानकारी देते हैं। और काफ़ी सारी हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे हम छोटे बच्चों को, क्योंकि ये ना टोबैको जो इंडस्ट्रीज़ है उनका टैक्टिक है कि हम यूथ को, क्या होता है, युवा जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो ज़्यादातर उनका टैक्टिक है अपना सामान बेचने की, कि वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो किसी न किसी जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़े लेवल पे, ब्रिटिश इम्पीरियल टोबैको है, आईटीसी है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं
कि तंबाकू को इस फॉर्म में, जैसे आपने देखा हो क्रिकेट मैचेस होते हैं तो एक तंबाकू का कोई ब्रांड है रजनीगंधा, वो स्पॉन्सर कर रहा है, या एक्टर्स आके आपको इलायची के फॉर्म में, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना स्पॉन्सर होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग करते हैं ये लोग, तो युवाओं से प्रेरित होते हैं। आप किसी पिक्चर में आप देखते हैं कि कोई एक्टर अगर स्मोकिंग करता हुआ देखा गया तो सामने वाला बंदा भी सोचता है कि हम ऐसे करेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे। तो इस तरह से युवाओं के बीच में लोगों को, मतलब क्या, उनके दिमाग में सारी चीज़ें फीड करी जा रही हैं, एक तरह से फैशनेबल ट्रेंड बना दिया गया है। और लोगों को पहले के लोग होते थे, आप सिगरेट पीना एक टैबू मानते थे, या लड़कियां भी सिगरेट नहीं पीती, लेकिन अब बहुत ही कॉमन चीज़ें हो गई क्योंकि इन सब चीज़ों को बहुत ही कॉमन कर दिया गया है। और ज़्यादातर लोग फैशनेबल ट्रेंड या कूल लिखने को या अपना पीयर प्रेशर कह लो, उन सब चीज़ों को कहते हैं हमें प्रेशर बहुत है पढ़ाई का तो हम इस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर रखी हैं। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को, स्पेशली यूथ में, क्योंकि यूथ का भी अगर सर्वे हम लोग ने इंडिया लेवल पे कर रखा है। इंडिया में जीवाईटी का सर्वे हुआ था 2016-17 में, उसमें भी देखा गया कि तो यूथ है ज़्यादातर स्मोकिंग और स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहा है। तो एडल्ट और यूथ दोनों को ही लेके हम लोग का रहता है कि हम उनको जागरूक कर सकें और ताकि वो आगे जाके और बहुत सारी बीमारियां होने से अपने आप को बचा सकें प्राइमरी लेवल पे ही, और डॉक्टर्स की उनको जो लेटेस्ट स्टेजेस पे जाते हैं वो प्राइमरी लेवल पे ही उसको रोक सकें। एडल्ट और यूथ की आपने बात की। एडल्ट और यूथ जो एडिक्टिव हो चुके हैं तंबाकू, सिगरेट्स और इस तरीके की चीज़ों के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी है? किस तरीके से उनका उपचार किया जाता है? देखिए, यहाँ पे क्विट लाइन होती हैं और हम लोग टोबैको सेशन क्लिनिक भी रन करते हैं, जिसमें कि हम युवाओं को असिस्ट करते हैं और उनको उसके तंबाकू के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, या उनसे अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या आप तंबाकू छोड़ते हैं तो उनको हम पूरा मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक मेथड होता है उसके थ्रू, कि वो मोटिवेट हों और अपने आप को, जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं हमने तंबाकू आज से, हम कल से नहीं खाएंगे, वो छोड़ देते हैं, फिर उनको वापस से क्रेविंग होती है कि नहीं हमें ये चीज़ खानी है, तो फिर वो वापस से खाना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं या जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको काफ़ी सारे हमारे पास बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं। कुछ हमारे पास दवाएं भी हैं जिसको कि हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, या नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में निकोटीन होता है मोस्टली टोबैको में, तो वो एडिक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, दिमाग में जाके निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, उन पे एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद इंसान को क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे उसको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत, मतलब फिर उसको लगता है कि बहुत प्लेजर है, हम बहुत, मतलब वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, जो कि काफ़ी फॉर्म्स में प्रचलित हैं। पैचेस आते हैं, निकोटिन गम्स आते हैं, लॉजेंजेस आते हैं, लेकिन ये सब जो बात का है बिहेवियरल थेरेपी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले उसको मोटिवेट करना है कि उसको क्विट करना है। तो यहाँ पे क्विट लाइन नंबर है, आप उस पे जा सकते हैं। ऑल इंडिया क्विट लाइन नंबर्स हैं, उस पे हेल्प मिलती है। क्विट लाइन नंबर्स आपको ज़्यादातर आप देखते हैं सैशे जो होते हैं उस पे भी एक मैंडेटरी है, पिक्टोरियल वार्निंग्स दी जाती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि इंसान तंबाकू खाना छोड़ दे और उससे होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे हम रोकथाम कर सकें। अच्छा मैम, तंबाकू छोड़ने के लिए या सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटेक्स और ऐसे तमाम टैबलेट्स मार्केट में आए हैं, ये कितना सेफ़ हैं? ये बहुत ही सेफ़ है। निकोटेक्स है, निकोरेट आती है, पैचेस आजकल आने लगे हैं जिसमें सस्टेन रिलीज़ होता है निकोटीन का। तो ये क्या करते हैं, जैसे इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है कि जैसे हम लोग जब तंबाकू खाते हैं तो निकोटीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो चुके होते हैं हमारे। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये कुछ-कुछ पे जाके बाइंड करते हैं। तो इंसान को क्या होता है, फ़ील वही चीज़ आती है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाता है। धीरे-धीरे क्या होता है, वो विथड्रॉल सिम्पटम्स और जो क्रेविंग होती है इंसान की, वो कम हो जाती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उन पेशेंट्स के लिए जो क्विटिंग, बिल्कुल जैसे आप एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है कि हम आजकल सभी फैट हैं, सब चाहते हैं कि हम दुबले हो जाएँ, जिम जाते हैं, एक दिन जाएँगे शायद दूसरे दिन नहीं जाएँगे, तो वो मोटिवेशन नहीं होता है जाने का। लेकिन जब आपने माइंड को मोटिवेट कर लेते हैं, नहीं हमें जाना है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को फिट रखना है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे एक्ट करता है कि इंसान को पहले विल होना चाहिए कि हमें तंबाकू छोड़ना है। अब छोड़ेगा इंसान कैसे, या तो उसके फैमिली फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, उसकी फैमिली हेल्प कर सकती है, उसके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को भी नुकसान होता है सेकंड हैंड स्मोक से। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान को हमें मोटिवेट करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, या अपने खुद के हेल्थ के लिए आपको क्विटिंग करनी है।